कि हमको क्रैशेस मिल सकते हैं, और जो भी इश्यूज आते हैं हमको डेवलपमेंट के टाइम पे उनको सॉल्व कैसे करना है, डीबग कैसे करना है। डीबग का मतलब ये होता है कि जो भी बग्स आ रहे हैं, इश्यूज आ रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें हम आज कवर करने वाले हैं कि अगर कोई ग्रेडल इशू हुआ, एक्टिविटी में क्रैश हुआ, जैसे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन आते हैं, अगर थोड़ा अगर कोड किया होगा किसी ने एंड्रॉइड वगैरह में, तो बेसिक जो कॉमन होता था जावा में जब हम करते थे तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता था। कॉटलिन में तो इतना ये नहीं आते। और जैसे कुछ मैनिफेस्ट से रिलेटेड एरर आ गया, मैनिफेस्ट फाइल कभी हमने एक्टिविटी डिक्लेयर नहीं की। कभी कभी क्या होता है, जब हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्टिविटी का जो डिक्लेरेशन है वो ऐड नहीं होता मैनिफेस्ट में, तो एरर आ सकता है उससे। तो इस तरह के कोई अदर एरर ना आए, इसके लिए हम देखेंगे आज कि कैसे सॉल्व करना है हमको सारी चीजें। ANRs, एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग, जैसे चलते चलते अचानक से ऐप हैंग हो जाता है और अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड करके लिख के आता ना, यूज किया होगा जनरली। तो ये एरर काफी कॉमन है। सबको देखेंगे वन बाय वन विथ सम कोड एग्जांपल्स। और और हाँ, उनको सॉल्व कैसे करना है, स्टैक ओवरफ्लो का यूज करके, चैट जीपीटी का यूज करके, या फिर जो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है वो सब हम देखने वाले हैं आज। तो पहले हम देख लेते हैं कुछ बेसिक्स एरर एग्जाम्पल के लिए। एक सेकंड में एक बार गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या क्या है और कितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग। सचिन, वो रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना, शायद हेमंत अभी नहीं आया तो। हाँ, मैंने ऑन कर रखी है। ओके। बस 2 मिनट, एक सेकंड। तो स्टार्ट करते हैं एरर से पहले, कौन कौन से टाइप के एरर हैं। ठीक है, तो ग्रेडल फाइल के एरर किसको किसको आ चुके हैं अभी तक, जैसे कि अगर हमने कोई डिपेंडेंसी ऐड किया जिसमें कोई वर्जन का एरर, या फिर एनोटेशंस जो हम यूज करते हैं, के KPT एक एनोटेशन प्रोसेसर होता है और एक KSP होता है, इसमें एरर आ सकता है। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं ग्रेडल से रिलेटेड एरर। किसको किसको आ चुके हैं ऐसे एरर, किसने ये आए हैं? आफरीन, कभी ग्रेडल एरर आया है कुछ? सलोनी, कोई भी ग्रेडल इशू, थोड़ा बहुत तो कुछ तो आया ही होगा, वर्जन वगैरह इधर उधर हो जाता है जब तो। हाँ, तो चलो देखते हैं कि एरर कैसे हो सकते हैं ग्रेडल के। स्क्रीन दिख रही है सबको? स्क्रीन दिख रही है? हाँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ये प्रोजेक्ट है अपना, साइड में ये हमारा अभी यहाँ पे सिलेक्टेड है एंड्रॉइड, इसका मतलब कि हम अपने एंड्रॉइड मॉड्यूल के अंदर है। यहाँ से हम चेंज भी कर सकते हैं जो प्रोजेक्ट, ये हमारा रूट फोल्डर हो जाता है, जो हमारा मेन फोल्डर है हमारे पूरे ऐप का। अगर हम प्रोजेक्ट व्यू सिलेक्ट करते हैं तो पूरा प्रोजेक्ट का कोड हमें दिखेगा, जितनी फाइल्स हैं उसके अंदर, सारा कुछ। ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर हो गया, ये प्रोजेक्ट का व्यू है। अगर हम सिर्फ एंड्रॉइड सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो एंड्रॉइड से रिलेटेड जितने फोल्डर होंगे वो सारे दिखेंगे, बाकी अननेसेसरी फोल्डर्स नहीं दिखेंगे जो आउटसाइड एंड्रॉइड मॉड्यूल हैं, जैसे कि जो रिलेटेड है पूरे प्रोजेक्ट से। और ऐप का मतलब क्या हुआ, ये जो मॉड्यूल है इसका मतलब ये हुआ कि कभी कभी हम मल्टीपल मॉड्यूल्स में काम कर रहे होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे हम कितने भी मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर। तो समझ जाओ कि प्रोजेक्ट क्या हुआ, एक पेरेंट हुआ और
मॉड्यूल उसके अंदर कई सारे हो सकते हैं जिनकी अलग से खुद की एक ग्रेडल स्क्रिप्ट होगी, जिसमें प्रोजेक्ट लेवल ग्रेडल तो सेम होता है लेकिन मॉड्यूल लेवल ग्रेडल चेंज होता रहता है सब में। ठीक है, ये है अपना मॉड्यूल, और इसके अंदर होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट के अंदर हर एक मॉड्यूल की ग्रेडल फाइल होती है। अब हमको कोई भी ऐसी डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी का मतलब कि हमको कुछ ऐसी चीजें यूज करनी है जो हमारे बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में प्रोवाइडेड नहीं है, हमको उसके लिए अदर एक्सटर्नल सोर्सेस पे डिपेंड होना पड़ रहा है। इसलिए हम उनको यूज करने के लिए यहाँ पे डिपेंडेंसी अपनी मेंशन करते हैं कि जैसे ये रेट्रोफिट है, लाइब्रेरी है एक, जो कि एंड्रॉयड ने बाय डिफॉल्ट इसको प्रोवाइड नहीं कराया हुआ है, ये हमने अपने यूज के लिए बनाया है आउटसाइड द स्कोप ऑफ एंड्रॉयड। तो इसका सपोर्ट क्या है, एक्सटर्नल जो भी इसकी फाइल्स वगैरह हैं सब एक्सटर्नली कहीं पे स्टोर्ड है। अगर हमको वो यूज करना है तो हम यहाँ पे पहले डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। इस डिपेंडेंसी का यूज यूज करने से हम क्या है, उसके सारी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, फंक्शनैलिटी जो भी बोलो, वो सारा कुछ हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेट्रोफिट और जीसन की डिपेंडेंसी ऐड की है ये। ठीक है, और जो भी जैसे इमेज लोडिंग लाइब्रेरी की जरूरत पड़ रही है तो हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी डिपेंडेंसी मेंशन कर सकते हैं, और यहाँ कमेंट से बता सकते हैं कि हमने किसकी डिपेंडेंसी ऐड की है। इससे देखने में इजी रहता है, थोड़ा रीडेबल हो जाता है। ठीक है, तो ग्रेडल एरर कैसे हो सकते हैं, कभी कभी ऐसा होता है जैसे रेट्रोफिट का जो हमने कन्वर्टर, अभी ये मत देखना कि इसके डिटेल में मत जाओ कि रेट्रोफिट क्या है, ये बाद में पढ़ेंगे हम, बस ये देख लेते हैं कि वर्जन मिसमैच एरर क्या होता है। इसको मैं कर देता हूँ 9। अब इसमें क्या है कि अगर हमको रेट्रोफिट और उसका कन्वर्टर यूज करना है तो दोनों के वर्जन सेम होने चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे वर्जन अलग कर दिया, तो देखते हैं क्या इसका एरर आता है या नहीं। ये हमने खुद से एक एरर वाला सिनेरियो क्रिएट किया है, ये जब हम रियल में यूज करेंगे तो हो सकता है इसकी वर्जन तो हम सेम ही लिखें जो डॉक्यूमेंटेशन में हमको मिलती है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि ग्रेडल में कुछ भी एरर आ जाता है। अब वो सॉल्व कैसे होगा ये देखना है हमें, हम ढूंढेंगे कैसे कि एरर कहाँ पे है। अभी हमने यहाँ खुद से एरर एक बनाया, अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे अपने लॉगकैट के थ्रू। लॉगकैट क्या होता है, पूरे ऐप का लॉग होता है इसमें कि ऐप में क्या चल रहा है, जो उस दिन मैंने शो किया था। एक बार रनिंग डिवाइस कनेक्ट करता हूँ। और क्या देख सकते हैं तब तक जब तक रन हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हम सारी डिपेंडेंसीज ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कल को अगर मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें एंड्रॉयड में मेरे को नहीं मिली हुई हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ इंप्लीमेंट कर रहा हूँ और उसका जो डिज़ाइन है मुझे पसंद नहीं आया, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद का एक ग्राफ बनाऊँ, तो मैं एक अलग से लाइब्रेरी क्रिएट करूँगा, जो कि सीनियर डेवलपर ही ज़्यादातर करते हैं, कोई जूनियर ऐसे खुद से लाइब्रेरी नहीं बनाते। अगर आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, बट थोड़ा वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है जनरल डेवलपमेंट से। तो मैं क्या करूंगा, उसको किसी अदर प्रोजेक्ट में क्रिएट करूंगा और ओपन कर दूंगा उसको कि कोई भी यूज कर सकता है। और उसको यूज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो डिपेंडेंसी को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद कोई भी यूज कर सकता है। तो आप इस अपनी खुद की भी लाइब्रेरी बना सकते हो किसी भी यूज केस के हिसाब से। सलोनी, कोई डाउट तो नहीं है डिपेंडेंसी से रिलेटेड? ग्रेडल में कंफ्यूज हुई होगी स्टार्टिंग में, लेकिन अभी होता है क्या? ओके, तो ऐप शायद रन हुआ है, एक बार फिर से रन करता हूँ। क्रैश हो गया, उसका रीजन लॉग कैट में देखेगा। ये हमने किया लॉग कैट ओपन, रिफ्रेश कर लेंगे इसको, पुराना लॉग डिलीट कर दिया हमने, अब दोबारा से ऐप ओपन करेंगे। ये टेक एग्जैक्टली टास्क करके जो ऐप है इसको हमने ओपन किया। अभी ग्रेडल इसमें इशू था ना। अच्छा, तो अभी क्या है कि हमने 2.9 किया, लेकिन ये सब पता नहीं सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है वर्जन मिसमैच से कुछ एरर आ जाते हैं, जैसे ये कोर KTX का अगर हम वर्जन चेंज करें और ऐप कॉम्पैक्ट का, तो जरूर आएगा, इसका तो नहीं आया।
ऐप कॉम्पेट का 1.7 है, 0.0 है, और कोर KTX का क्या है 115 है। तो चलो ठीक है, ये एरर नहीं आ रहा तो अब जबरदस्ती इसमें टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जनरली क्या होता है, कभी कभी इसमें या तो हम यहाँ पे प्लगइन ऐड कर रहे हैं, इसमें कुछ एरर हो सकता है जो कि हमको कंपाइल टाइम पे तो नहीं दिख रहा है लेकिन रन टाइम पे दिख रहा होता है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे अपना लॉगकैट का, जो कि शो करेगा कि तुम्हारे ग्रेडल में कुछ एरर है। अनफॉर्चुनेटली वो सिनेरियो अभी क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ मैं, बट अभी और इम्पोर्टेंट चीजें वो देखते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेन पर्पस ये था कि दिखाना था कि ग्रेडल एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलो इसको डिपेंडेंसी को फिर से हम वापस से 2.11.0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेडल इशू था। बाकी देखते हैं एक्टिविटी के क्रैशेस क्या हो सकते हैं। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, मिसिंग कंपोनेंट इन मैनिफेस्ट, एक्टिविटी क्रैशेस। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मैनिफेस्ट में एक्टिविटी मतलब हम न्यू एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट हमारे एक्टिविटी का जो डिक्लेरेशन है हमारे मैनिफेस्ट में आता नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एक्टिविटी और एक्टिविटी का नाम और उसका पूरा डिक्लेरेशन, अगर ये मैनिफेस्ट में हम हटा देंगे ना तो ये एक्टिविटी क्रैश हो जाएगी ओपन होते ही। तो ऐसा तब होता है जब इसमें कोई भी कंपोनेंट मिसिंग होता है। तो यहाँ पे आएगा कि अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी करके एक एरर आएगा, रेड मैसेज। हम ट्राई करते हैं एक सिनेरियो बनाने का। डू नॉट डिस्टर्ब कैसे ऑन करना है, मेरी बात है। चलो इसको पहले अपन देख लेते हैं जल्दी जल्दी, फिर हम दिखाएंगे एक एक करके एरर। ये था एक्टिविटी क्रैश। हमारे में एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग करके भी एरर आ सकते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि ऐप पूरा क्रैश हो जाता है। ज्यादातर हम चलाते होते हैं ना, तो अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड करके लिख के आता है ऐप। ये एरर तुमने देखा होगा एंड्रॉइड में, काफी कॉमन है। और ऐसा क्यों होता है, जब हमारे मेन थ्रेड पे लोड आ जाता है और ऐप बंद हो जाता है अचानक से चलते हुए। ये ऐसा करके देखा होगा सबने एरर देखा है ना ये। किसको किसको दिखा है एरर? हेलो, किसने देखा है एरर अनफॉर्चुनेटली स्टॉप्ड करके? कोई रिएक्शन? सो तो नहीं गए देखते देखते? गाइस प्लीज रिएक्ट। किसी ने नहीं देखा ये एरर? कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम ऐप यूज कर रहे होते हैं, ऐप में काफी लोड आ जाता है ना, तो जनरली हमको ये नोटिफिकेशन लिख के आता है कि अनफॉर्चुनेटली जो भी ऐप का नाम है हैज स्टॉप्ड। ठीक है, तो इसे बोलते हैं एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। इसमें ये होता है कि जो हमारा मेन थ्रेड है, अब मेन थ्रेड अगर बेसिक लैंग्वेज में समझाना हो तो हमारा जैसे ऐसा समझ लो कि मैन्युफैक्चरिंग लाइन होती है ना, उसमें वन बाय वन टास्क देते जाते हैं अपन। जैसे प्रिंटर हो गया, हमको बहुत सारी चीजें प्रिंट करानी है, तो वो क्या है, एक थ्रेड में एग्जीक्यूशन हो रहा होता है। हमने 25 पेज प्रिंट कराने हैं, तो हम उसमें डाल देंगे और वन बाय वन सारी चीजें प्रिंट होके आते रहेंगी। तो ऐसा समझ लो एक थ्रेड में हम एक एक करके टास्क डालते जा रहे हैं और वो सारे टास्क होते जा रहे हैं। तो जो भी बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन होता है हमारा यूआई से रिलेटेड, वो होता है मेन थ्रेड में। यूआई से रिलेटेड जो भी काम होगा, जैसे हमने बटन क्रिएट किया तो उसका इनिशियलाइजेशन वो हमारा मेन थ्रेड में हो रहा होगा। अगर हमने कुछ भी ऐसा कंपोनेंट यूज किया है, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट यूज किया है, टेक्स्ट दिखेगा हमारा, ये सब ड्रॉ होना ये कहाँ हो रहा होता है, बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड में। ये ये सारी चीजें हमारी मेन थ्रेड में हो रही होती हैं। अगर हम मेन थ्रेड में कोई लोड दे देंगे ना, तो जो हमारा यूआई ड्रॉ हो रहा है वो स्लो हो जाएगा। और अगर कोई भी फ्रेम स्किप हुआ तो उससे ऐप लैग होगा और धीरे धीरे करके इवेंचुअली क्या होगा, वो क्रैश हो जाएगा। क्रैश ऐसा अचानक से ऐप बंद हो जाता है चलते चलते। ठीक है, तो ये हो गया एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग। अनहैंडल्ड एक्सेप्शन, जैसे कि कुछ कुछ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ जाते हैं, लीगल आर्गुमेंट। तो इनको एक बार देख लेता हूँ, इनका एग्जांपल्स मैंने रखा हुआ है।
यहाँ पे हमने क्या है, एक नेम नाम का स्ट्रिंग बनाया जो कि बाय डिफॉल्ट हमने नल असाइन किया है, ठीक है। और अब हम इसमें कॉल करने की कोशिश करेंगे अपर केस। अपर केस फंक्शन क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग की वैल्यू को अपर केस में कर देता है। मतलब कि अगर हमने उसमें अगर कोई भी स्ट्रिंग की वैल्यू है सलोनी, ठीक है, तो उसको कन्वर्ट किस में कर देगा, ऐसे अपर केस में, सारा कैपिटल लेटर में। तो चलो देखते हैं कि अगर हमने अभी नेम में नल पास किया, इन केस अगर स्ट्रिंग की वैल्यू ही नल है तो वो किसको अपर केस करेगा, तो वहां पे क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा। रन करते हैं आपको। अब यहाँ पे क्या होगा कि अपर केस फंक्शन तो तभी वर्क करेगा जब स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू होगी, और अभी तो स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ऐप खुलने से पहले ही बंद हो गया। ये देखो, रन टाइम पे हमको एरर दिखा, कंपाइल टाइम पे क्या कोई एरर है, कहीं भी कोई एरर दिख रहा है क्या, रेड लाइन नहीं है ना। लेकिन जब ये रन हो रहा है ना, इस लाइन पे जब भी कोड का एग्जीक्यूशन आ रहा है, यहां से वो क्रैश हो जा रहा है। अब हम पता करेंगे कि चलो हमने ऐप खोला, अगर हम कंप्लीट बिगनर है, हमको नहीं पता कि हमने क्या गलती की, हमने क्लिक किया और अचानक से ऐसे ऐप बंद हो जा रहा है। हम दोबारा कोशिश करते हैं, नहीं खुल रहा है। चलो, अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना होगा, सबसे पहले हम लॉग कैट में आएंगे, चेक करेंगे, इसको डिलीट करके रिफ्रेश कर लेंगे एक बार। इससे क्या होता है, जो पुराना लॉग होता है ना वो हट जाता है, तो हमको क्लीन मिल गया अब लॉग अपना। अब हम दोबारा से ऐप को खोलेंगे और बंद कर देंगे, मतलब बंद तो अपने आप हो जाएगा। ये अब हमारा जो रीसेंट क्रैश है ना वो आ गया। ये पूरी जो रेड लाइन है हमारे एरर का रीजन है। अब हम इसमें ढूंढेंगे कि हमारा एरर का रीजन क्या है। ये आ गया हमारा एरर। किसको किसको ये एरर काफी कंफ्यूजिंग लगता है इसमें, मतलब ये जो जो भी 20-40 लाइंस हैं, इसमें एरर ढूंढना किसको किसको टफ लगता। किसी ने ढूंढा है कभी ऐसे एरर, ऐसे क्रैश सॉल्व किया है क्या। ओके, तो चलो देखते हैं। अब इसमें हमको इसमें मेनली दो चीजें देखनी होती हैं। एक तो यहाँ पे लिख के आ रहा है अगर फैटल एक्सेप्शन, तो इसका मतलब कि कुछ एक्सेप्शन हुआ है। एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ ऐसे रेयर केस जहां पे जो एक्सपेक्टेड वर्क होता है वो नहीं होता, उसकी जगह कुछ और हो जाता है। एक्सपेक्टेड था कि स्ट्रिंग में कोई वैल्यू होगी, लेकिन वहां पे क्या था, वैल्यू नल थी। अब नल, जो चीज की कोई वैल्यू ही नहीं है उसको अपर केस में कैसे वो कन्वर्ट करेगा, अपर केस फंक्शन। तो इसलिए एरर आ गया। अब लॉग कैट में हमको चेक करना है रीजन, तो हम सबसे पहले ढूंढेंगे कॉज्ड बाय करके लाइन। ये लाइन हमको बताती है कि हमारे ऐप में एरर क्या है। पूरे इस एरर में हमको एक एक लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये लाइन पढ़नी है, कॉज्ड बाय। यहाँ पे हमारे एरर की डिटेल है, और सेकेंड लाइन में हमारे पास क्या है, बॉटम एक्टिविटी का केटी और ये 35 लिखा हुआ है। इसका मतलब कि हमारे एक्टिविटी में किस लाइन पे एरर आया है, ये जो एक्सेप्शन है किस लाइन के कारण आ रहा है। अगर हम इसमें क्लिक करेंगे ना तो हमको उसी लाइन पे ले जाएगा। ये हमने क्लिक किया, अभी हमारा कंट्रोल आ गया होगा 35 वाली लाइन पे। कहाँ गई 35, ये 35 वाली लाइन पे क्या आ रहा है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो हमको पता है कि अगर कोड देख के आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पे क्या रीजन है, तो आप उसको डायरेक्ट फिक्स कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको जाना है स्टैक ओवरफ्लो पे, जो कि हम बाद में देखेंगे सॉल्व कैसे करना है। अभी बस हम ये देख लिए कि एक नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, और लॉग कैट में हमको एरर ढूंढना कैसे है, हमने अभी इतना देखा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक ये वाली लाइन भी हमें काफी कुछ बता सकती है, जैसे कि अनेबल टू स्टार्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी को स्टार्ट नहीं कर पाया, पहले ही क्रैश हो गया, क्यों। अब उसका रीजन यहाँ पे है, कॉज्ड बाय करके, ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया। और यहाँ पे उसका लाइन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे पता चलता है कि एग्जैक्ट किस लाइन पे जब कंट्रोल पहुंचा तो एग्जैक्ट इसी लाइन पे ऐप क्रैश हो गया। क्योंकि वैसे क्या होता है, ऐप का फ्लो क्या होता है, लीनियर होता है, वन बाय वन आता है। पहले इस लाइन को एग्जीक्यूट किया, फिर इसको ऐसे करके सारी लाइंस पे आता है। तो बाकी सारी जगह तो सही चल रहा था, लेकिन जैसे ही इस लाइन पे आया तो क्रैश हो गया। इसको अभी के लिए कमेंट आउट कर देते हैं। ANR का एग्जांपल ये है कि इसमें हम थ्रेड डॉट स्लीप कर देते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारे ये जो मेन थ्रेड को ना 15 सेकंड के लिए, 15,000 मिली सेकंड मतलब 15 सेकंड,
15 सेकंड के लिए क्या है, ब्लॉक कर देगा। 15 सेकंड बहुत होते हैं किसी भी मेन थ्रेड को क्रैश करने के लिए। तो अगर ये सिनेरियो आता है तो यहाँ पे हो जाता है ऐप क्रैश। ठीक है। मेन थ्रेड किसको किसको कंफ्यूजिंग लग रहा है मेन थ्रेड, ये बताओ पहले तो, एक बार समझा देता हूँ। सलोनी, तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा है मेन थ्रेड? ओके, एक बार समझाना है क्या मेन थ्रेड? चैट में लिख सकते हो, यस नो यस। ओके यस। जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल पहले कोड लाइन दिखा देता हूँ। हमारे कोड का फ्लो क्या होता है? बाय डिफॉल्ट हमारा कोड लाइन बाय लाइन फ्लो होता है। पहले इस लाइन को रन करेगा, फिर उसके बाद दूसरे लाइन पे आएगा, फिर तीसरे पे आएगा, चौथे पे आएगा, ऐसा ये हमारा फ्लो हो गया। तो ऐसा समझ लो एक थ्रेड है, उसके अंदर वन बाय वन लाइन ऐड होती जा रही है, जिसको टास्क बोलते हैं कि अभी लाइन 1 का ये टास्क है। कहाँ गया थ्रेड का एग्जांपल? मैंने बनाया है पहले भी। हाँ, ये रहा। अब ये जैसे हमारा यूआई थ्रेड है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहे हैं, जो यूआई दिख रहा है ना यूजर को, वो सारा जो एग्जीक्यूशन है हमारा मेन थ्रेड पे हो रहा है, ये यूआई थ्रेड पे। या तो इसको यूआई थ्रेड बोल सकते हैं या तो मेन थ्रेड बोल सकते हैं। अब इसमें वन बाय वन करके एक एक टास्क ऐड होते जा रहे हैं। पहले ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा। तो इसके कारण क्या है, हमारा यूआई यूजर को शो होता है। जैसे सपोज करो ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है ना, ये हमारी जो भी मेन थ्रेड पे प्रोसेस रन हो रही है, उसके कारण आप ये सारी चीजें देख पा रहे हो। लेकिन अगर सोचो कि अगर ये ब्लॉक हो जाए, बीच में हमको यहां से यहां तक कुछ दिखे ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे इतना गैप आ गया। अगर एक फिक्स टाइम होता है कि जैसे अपने एंड्रॉइड में 60 फ्रेम फ्रेम पर सेकंड पे स्क्रीन अपडेट होती रहती है। तो अगर बीच में फ्रेम स्किप हुए ज्यादा, तो उससे क्या होता है, कभी कभी ऐप क्रैश हो जाता है। ऐप क्रैश का मतलब ये हुआ कि जब उसको प्रॉपर अपडेट नहीं मिल पा रहे होते यूआई में, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ ऐसा टास्क लगा दिया जो बहुत लॉन्ग रनिंग टास्क हो गया, मतलब इतना टाइम ले लिया रन होने में। अब यहां से यहां तक यूजर क्या है, देख नहीं पा रहा था यूआई को, यूआई ब्लॉक हुआ। अब यूजर ब्लैंक स्क्रीन तो देखते बैठा नहीं रहेगा, तो उससे क्या होता है, ऐप क्रैश हो जाता है वहां पे। ठीक है, ये था हमारा मेन थ्रेड। और इसी तरह के पैरेलल थ्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं कि इन केस अगर हमारे पास कुछ ऐसा काम आता है जो मेन थ्रेड पे रन करेंगे तो दिक्कत होगी, तो हम उसको दूसरे थ्रेड में भेज देते हैं कि भाई आप यहाँ पैरेलल रन होगे, जिसका आपको आपको क्या है, इसमें पूरा एग्जीक्यूशन आपका इस थ्रेड में होगा। तो इससे ये वाला थ्रेड हमारा ब्लॉक नहीं होगा। ठीक है, ये ये इसमें कोई डाउट आ रहा है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये है हमारा मेन थ्रेड। और हम इसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम कोई भी ऐसा टास्क है, टाइम ले रहा है, फॉर एग्जांपल हमको सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट करनी है और डेटा लाना है, अब इसमें लग रहा है 5 सेकंड। अब 5 सेकंड तक तो हम नहीं चाहेंगे ना कि यूजर को कुछ भी नहीं दिखे, ब्लैंक दिखे स्क्रीन। तो हम उस टाइम तक तो हम उसको शो कर सकते हैं, तो हम मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं करेंगे। हम यूजर को चाहते हैं कि उसको पूरा दिखे, उसका एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम उसको बैकग्राउंड थ्रेड में रन करेंगे या किसी डिफरेंट थ्रेड में रन करेंगे, जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल अपना, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। हमारे हर एरे या एरे लिस्ट में क्या होती है, इंडेक्स होती है, 0 से स्टार्ट होती है, और जितने आइटम है टोटल उसके -1 तक उसमें ब्लॉक क्रिएट होते हैं। एरे, चलो एरे ही सर्च कर लेते हैं, इमेज। ठीक है, जैसे हमारा कोई भी एरे क्रिएट होता है या लिस्ट क्रिएट होती है, तो उसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ठीक है, अगर 5 आइटम है तो 0 से लेके 4 तक में उसकी काउंटिंग स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4, हमारा पहला आइटम आएगा 0 इंडेक्स पे, दूसरा आएगा 1 में, तीसरा आएगा सेकंड पे,
चौथा थर्ड पे। तो इस तरह करके हमारे आइटम स्टोर होते हैं। लेकिन सपोज करो अब हमारे पास सिर्फ 5 आइटम है, हम एक्सेस करने की कोशिश करें हमारी की 5। हमारे पास आइटम 5 है, लेकिन हम एक्सेस क्या करना चाह रहे हैं, फिफ्थ इंडेक्स। तो क्या इसमें फिफ्थ इंडेक्स है? नहीं है ना। तो इससे क्या होगा, एरर आएगा। और उस एरर को क्या बोलते हैं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। कि आपकी जितनी इंडेक्स है उसके आप बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसपे कोई वैल्यू ही नहीं है। जैसे यहाँ पे जीरो, जीरो में ए है स्टोर है, वन में बी स्टोर है, टू में सी स्टोर है। लेकिन हम एक्सेस क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थ्री। हम थ्री को एक्सेस करके एस में स्टोर कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये होगा तो यहाँ पे एरर आएगा। दिखाते हैं कैसे। अभी यहाँ पे तो कुछ एरर नहीं है ना। अब हम देखेंगे कि ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड क्या एरर होता है। ये एरर काफी आते हैं, मतलब अब जैसे कभी कभी हम रिसाइकलर व्यू का यूज कर रहे होते हैं, हम कुछ ऐसे आइटम्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो कि हमारे लिस्ट के टोटल नंबर से, मतलब हमारे जो इंडेक्स का मैक्स काउंट है ना उससे ज्यादा होते हैं, तो हमको ये एरर आ जाता है। शायद एरर आया कुछ, एक बार लॉग कैट क्लियर करके शो करता हूँ। अभी देखो हमने ऐप, अब हम ऐप खोलेंगे और यहाँ पे एक रेड, ये काफी सारी लाइंस आ गई ना। तरीका क्या बताया था मैंने, सबसे पहले मेरे को ढूंढना है कॉज्ड बाय वाली लाइन। ये लाइन हमें बता रही है कि क्या एरर आया होगा। ये देखो, अब इसने क्या बताया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एरे में कोशिश की ऐसे इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, मतलब उस बाउंड के अंदर है ही नहीं, वो आउट ऑफ बाउंड। लेंथ हमारी 3 है, तो इसका मतलब हमारी मैक्स इंडेक्स क्या हुई, 2। 2 इंडेक्स के बाद कोई इंडेक्स है ही नहीं। जैसे अगर हमारी लेंथ हुई 3 आइटम है, 0 1 2, 2 के बाद तो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता ना भाई। और हम एक्सेस क्या कर रहे हैं, थर्ड इंडेक्स को, जो कि है ही नहीं। तो ये वाला एरर आ गया। और हमने पता कैसे लगाया, हमने लॉग कैट ओपन किया। ये लॉग कैट यहाँ पे है, जो कि किसी अदर वर्जन में यहाँ पे हो सकता है, इस इधर नीचे बॉटम में। बस हमको क्या करना है, ढूंढना है। इसको टच करो, मतलब ऐसा होवर करो, बिल्ड आ रहा है, इसमें होवर किया, ऐप क्वालिटी इनसाइट, ऐसे लॉग कैट दिख जाएगा तुमको। उसके बाद हमको देखना है कॉज बाय लाइन। कॉज बाय लाइन में लिखा हुआ था जावा लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। और ये लैंग्वेज थोड़ी एलियन लैंग्वेज लग सकती है, इसलिए तुम इसको कॉपी पेस्ट कर दोगे अगर स्टैक ओवरफ्लो पे या गूगल पे, तो तुमको इसका रीजन मिल जाएगा एरर का। ठीक है, ये तो लास्ट में देखेंगे ही। और देख लेते हैं क्या क्या बचा हुआ है, फिर उसके बाद बता ही देता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं कि कैसे। अब जैसे एक एरर आ गया हमारे पास, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। एंड्रॉइड कॉटलिन लिख देना, जिससे कॉन्टेक्स्ट पता चल जाए। और ये इमेज सर्च नहीं करना है, ऑल सर्च करना है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले साइट क्या ओपन हुई, सबसे पहली साइट ओपन हो रही है स्टैक ओवरफ्लो। तो स्टैक ओवरफ्लो एक ऐसी साइट है जहां पे हम अपनी क्वेरीज कर सकते हैं रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी चीजें हो रही हैं अपनी टेक। तुम यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर सकते हो और उसके लोग आंसर करते हैं। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन मिल रहा है मेरे को जो एरर आया था उससे मिलता जुलता है, क्योंकि यहाँ पे भी जावा डॉट लैंग एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ रहा है। ठीक है, लेंथ 3 इंडेक्स 3, उसका भी एरर सेम है। चलो अब देखते हैं कि इसमें क्या इशू आया था। इसका जो, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा पूरा क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन उसने पूरा कॉन्टेक्स्ट दिया। पहले अपना क्वेश्चन पूछा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ और मेरे को ऐसा एरर आ रहा है। लेकिन शायद मैंने एंड्रॉइड कॉटलिन लिखा, बट एंड्रॉइड से रिलेटेड आया नहीं है। एक बार दोबारा ट्राई करते हैं। क्योंकि ये सेम एरर तो लैंग्वेज तो कोई भी हो सकती है, हमको वेबसाइट डेवलपमेंट में भी ये एरर आ सकता है। ये तीसरा दिख रहा है मेरे को सही, कॉटलिन जिसमें लिखा हुआ। जनरली क्या होता है कि स्टैक ओवरफ्लो पे हमने ऐसा क्वेश्चन किया और बेस्ट आंसर में ऐसा ग्रीन टिक मार्क लिख के आ रहा होता है। हमको देखना होता है कि बेस्ट आंसर कौन है इसका।
बाकी आंसर्स तो काफी सारे होंगे, जैसे कोई पोस्ट करता है उसमें मल्टीपल कमेंट्स रहते हैं, उसी तरह समझ जाओ कि हम क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और उसमें मल्टीपल आंसर्स रहेंगे। अभी इसमें सिर्फ वन आंसर है जो कि बेस्ट आंसर टिक किया गया है, और इसको बेस्ट आंसर वो चूज कर सकता है शायद जिसने पोस्ट किया है क्वेश्चन, कि उसको बेस्ट आंसर कौन सा लगा। अब इसमें अगर पढ़ोगे तो यू आर ट्राइंग टू एक्सेस आई प्लस वन एलिमेंट दैट इज नॉट प्रेजेंट। सेम वही रीजन जो मैंने बताया, मुझे तो पता था, लेकिन अगर मैं इसको ढंग से पढ़ूंगा तो मेरे को पता चलेगा कि मैं ऐसे नंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो एरर आएगा ही। अगर इसको फिक्स करना है तो मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा, और 2 को एक्सेस करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इसमें स्टोर हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? ये 3 टाइप के मैंने सिर्फ एरर दिखाए हैं, और लॉकेट में चेक क्या करना है बस ये दिखाया है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आ गई, लेकिन मेन मुद्दा बस ये समझो कि मैं ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कैसे टाइप के कॉमन एरर आ सकते हैं, और उसको ढूंढना कैसे है। लॉग कैट की ये 20-25 रेड लाइन में से हमको ढूंढना कैसे है कि कहाँ पे है। सिंपल सा रीजन है, कॉज्ड बाय लाइन ढूंढना। क्योंकि कॉज्ड बाय का मतलब क्या है कि किस रीजन से हमारा ये क्रैश हुआ, एरर आया, जो भी। अब हम देखेंगे कि एक काउंटर का एग्जांपल लिया है मैंने यहाँ पे, जिसमें कुछ बग है, हमको उसे सॉल्व करना है यूज करके चैट जीपीटी का, या फिर जो भी है। पहले कर देता हूँ कोड। मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी में लीनियर लेआउट लिया है, क्योंकि मेरे को सिंपल रखना था अपना लेआउट, इसलिए मैंने लीनियर लेआउट लिया। और उसके 3 चाइल्ड है। पहला ये काउंटर टेक्स्ट, जो कि काउंटर शो करेगा, और एक बटन है इंक्रीज का, एक बटन है डिक्रीज का। इंक्रीज में क्लिक करूंगा तो काउंटर प्लस होना चाहिए, 0 से 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिक्रीज करूंगा तो माइनस होता जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा कोड है। इसमें कोई कंफ्यूजन लग रहा है क्या किसी को? सिंपल मैंने एक लीनियर लेआउट लिया है वर्टिकल। अब इसके अंदर जितने चाइल्ड होंगे क्या होंगे, वर्टिकली प्लेस हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल होता तो काउंटर यहाँ पे आता, इंक्रीज यहाँ पे आता, डिक्रीज यहाँ पे आता। ओके, ये तो इजी है ना, सबको समझ आया? रिएक्ट, थम्स अप। ओके, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फाइंड व्यू आईडी करके हमने सबकी आईडी गेट की और उसको एक ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। अब इस रेफरेंस के थ्रू हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। और हमने दोनों बटन में एक क्लिक लिसनर सेट किया है, बटन इंक्रीज डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। इसका मतलब क्या है, जब भी बटन में कोई क्लिक होगा, ये यहाँ पे हम इस कोड ब्लॉक के अंदर डिफाइन कर सकते हैं कि उसके क्लिक पे हमको क्या मतलब परफॉर्म कराना है, क्या कोड। हमने यहाँ पे बटन इंक्रीज में क्या कराया है, काउंटर को प्लस किया है, और टेक्स्ट में शो कराया है, ये टेक्स्ट में सेट कराया है ये। इसमें कुछ नहीं हो रहा है, बस ये है कि जब भी कोई प्लस इंक्रीज करेगा ना, तो अगर फॉर एग्जांपल इंक्रीज हुआ, हमारे पास 1 थी वैल्यू, इंक्रीज हुआ तो ऐसा लिख के आएगा काउंटर, जैसा ये टेम्पलेट में दिख रहा है ना, ऐसा लिख के आएगा। और डॉलर का मतलब ये हमारी रिप्लेस कर देगा ओरिजिनल वैल्यू से। बाकी तो स्ट्रिंग है ये पूरी, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग टेम्पलेटिंग। जब हम डायनेमिकली चेंज कराते हैं किसी भी टेक्स्ट में वैल्यू, स्ट्रिंग को वो करके कॉन्कैटनेट। यहाँ पे हमने काउंटर यूज किया है, जो कि ओरिजिनल वैल्यू से रिप्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अभी 0 दिख रहा है, हमने एक बार इंक्रीज पे क्लिक किया तो क्या होगा, यहाँ पे काउंटर की वैल्यू बढ़ेगी, और जो ओरिजिनल वैल्यू है अभी न्यू वैल्यू, वो यहाँ पे दिखेगी। तो हमारा पहला रिजल्ट क्या होना चाहिए, ये, जब भी हम एक बार क्लिक करेंगे। सेम उसी तरह अगर 0 है फॉर एग्जांपल, तो माइनस करने पे क्या हो जाएगी वैल्यू, ये -1। ठीक है, एक बार डेमोन्स्ट्रेट करते हैं रन करके। सिंपल कोड है। ये है डिक्रीज, माइनस हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज, इंक्रीज में कुछ नहीं हो रहा है,
ये वर्क नहीं कर रहा है जैसा हम चाहते हैं। हमने ये सिनेरियो क्रिएट किया खुद से, अब ये डिक्रीज कर रहा है, -3 हो रहा है, ये कुछ एरर आ रहा है। अब हमें ये नहीं पता कि हमने कोड तो लिख रखा है प्रॉपर, अब इसमें गलत क्या हो गया हमें समझ नहीं आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये क्या किया मैंने, हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लॉग नाम की एक चीज होती है लॉग, उससे क्या कर सकते हैं, हम अपने लॉग पे हम प्रिंट करके देख सकते हैं कि हर लाइन के बाद हमारे जो वेरिएबल हैं उनमें क्या हो रहा है। जैसे काउंटर वेरिएबल हमने एक लिया है यहाँ पे, काउंटर वेरिएबल जो कि इंटीजर है, ये बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू 0 रहेगी। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चेक करवाते हैं कि चलो भाई प्लस करने पे इंक्रीज क्यों नहीं हो रहा है, हम इसका रीजन देखना चाहते हैं, क्योंकि हम तो कर रहे हैं अपनी तरफ से। और यहाँ पे भी हमने माइनस किया, माइनस तो प्रॉपरली हो रहा है लेकिन प्लस प्रॉपर सेट नहीं हो रहा है। तो इसका रीजन क्या है, चेक करेंगे कि ये जो काउंटर वेरिएबल है कहीं इसमें तो गड़बड़ी नहीं है, ये वाले लाइन में गड़बड़ी तो नहीं है। हम चेक करेंगे, यहाँ पे हम लॉग प्रिंट करते हैं, लॉग डॉट डी, और इसको टैग दे देते हैं। टैग हम खुद खुद की मर्जी से दे सकते हैं जो हमको सर्च करना होगा। अब लॉग कैट में काफी सारी चीजें रहती है, अब इसको इसमें हमको कुछ अपना कोड सर्च करना होगा कि जो हमने लॉग प्रिंट करा है वो अगर सर्च करना हो तो हम इसमें टैग का यूज कर सकते हैं। अब जैसे हमने टेस्ट यूज किया है तो यहाँ पे टेस्ट से रिलेटेड अभी कोई लॉग नहीं है इसलिए एम्प्टी दिख रहा है, ये सिर्फ हम सर्च के लिए करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी वैल्यू हमको क्या देना है, मैसेज, कि हमको क्या मैसेज प्रिंट कराना है। तो हम यही मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, काउंटर, और डॉलर से क्या होगा, उसकी वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी ओरिजिनल हमारे वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, हम इसको पहले प्रिंट करा रहे हैं ना लॉग में, वहां दिखाने से पहले ऐप में हम देखना चाहते हैं क्या ये ढंग से अपडेट हो रहा है, इस लाइन में इशू है या फिर इसमें इशू हो रहा है। इससे पहले हमने एक प्रिंट करा लिया लॉग। अब हम चेक करते हैं क्या प्रॉपर अपडेट हो रही है वैल्यू या नहीं। ये क्या करता है, इसको ब्रेक डाउन करके अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, काउंटर इज इक्वल टू काउंटर +1। ये इसका मतलब ये होता है कि जो भी काउंटर की अभी करंट वैल्यू है, फॉर एग्जांपल अभी काउंटर की वैल्यू 0 है, तो ये क्या करेगा, 0, अब काउंटर में स्टोर क्या करेगा, 0 + 1। तो अगर करंट वैल्यू 0 है तो उसको 1 बना देगा, 1 है तो 2 बना देगा, 2 है तो 3 बना देगा। ठीक है, ऐसा समझ लो, ऐसा हो रहा है। अगर तुम्हारी डिफॉल्ट अभी करंट वैल्यू 0 है तो 0 + 1 कर देगा। ये इसमें कोई डाउट है, ये लाइन में सलोनी, आफरीन, विवेकानंद, कोई भी डाउट। काउंटर सिर्फ क्या है, पुरानी वैल्यू में प्लस कर दे रहा है 1, तो उससे नई वैल्यू हमको मिल जाएगी काउंटर की। ठीक है, और इसको एक शॉर्ट फॉर्म भी होता है इसका लिखने का जिसको += बोलते हैं। ये सेम वही चीज कर रहा है जो मैंने अलग से ब्रेक डाउन करके लिखी थी, तो इसलिए इससे कंफ्यूज मत होना। अब हम चेक करना है क्या ये प्रॉपर अपडेट कर रहा है या फिर इस लाइन में कोई इशू है। अगर हम देख लेंगे कि ये प्रॉपर अगर अपडेट हो रहा है तो इसका मतलब इशू कहाँ है, ये वाली लाइन। तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं अपने वेरिएबल्स को टेस्ट करने के लिए कि प्रॉपर वैल्यू आ रही है या नहीं। हमने रन किया क्या ऐप, हाँ ऐप रन हो चुका है। लॉग कैट पे जाएंगे, टेस्ट लिखा हुआ है। सबसे पहले डिक्रीज करते हैं और अब इंक्रीज करेंगे। ऐप भी दिखा देता हूँ जिससे पता चले क्या चल रहा है कि नहीं। थोड़ा बहुत तो ऐप दिख रहा होगा ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई नहीं, बस हम इंक्रीज कर रहे हैं और डिक्रीज कर रहे हैं। तो चलो देखो, दोबारा से स्टार्ट करते हैं। हमने ये ऐप ओपन किया, अभी बाय डिफॉल्ट काउंटर की वैल्यू क्या है, 0 है। हम करते हैं इंक्रीज, स्क्रीन में कोई चेंजेस नहीं हुए, अभी 0 ही दिखा रहा है, टेक्स्ट स्क्रीन में अपडेट नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हमने लॉग कैट में प्रिंट कराया है उसमें 1 वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हमारी ये लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, लाइन नंबर 57 बहुत सही है। यहाँ पे तो वैल्यू अपडेट हो रही है, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, लेकिन जब हम यहाँ पे सेट करवा रहे हैं तो इसकी वैल्यू 1 क्यों नहीं शो हो रही है, जबकि यहाँ पे हमने सेम चीज की है। हमने एक क्या है, माइनस कराया हुआ, और यहाँ पे हमने सेट करवाया तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पे हम अगर देखेंगे ध्यान से
अब हमको पता चल चुका है कि हमारा इशू इसी लाइन में। इससे क्या होगा, अब हमको क्लैरिटी मिल गई कि हमको जो भी चेक करना है हमको इस लाइन में चेक करना है। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या गलती। यहाँ पे हमने क्या कर लिया था, गलती से डबल इक्वल टू यूज कर लिया था, और इस वजह से हमारा जो भी वैल्यू है टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू की वो चेंज नहीं हो पा रही थी। ठीक है, सिंगल इक्वल टू यूज करना था, हम क्यों क्या यूज कर रहे थे, डबल इक्वल टू, और यहाँ पे हमने सिंगल इक्वल टू यूज किया था तो वो अपडेट हो रहा था। तो अब देखते हैं दोनों को, और यहाँ पे भी एक लॉग कैट प्रिंट करा लेते हैं। माइनस करने पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब देखते हैं प्रॉपर अपडेट हो रहा है या नहीं। हो गया। अब इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा ना, हुआ नहीं क्या रन। हम्म, ये इंक्रीज किया, अब 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, अब प्रॉपर रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे लॉग का यूज किया। लॉग करके हमने प्रिंट करा लिया कि भाई इसकी जो रियल वैल्यू वो आ क्या रही है। तो हमको इससे पता चला कि ये तो प्रॉपर अपडेट कर रहा था लाइन नंबर 57, लेकिन जो लाइन नंबर 59 था इसमें कुछ इशू था। तो इसका पता हमने कैसे लगाया, लॉग का यूज करके। अब लॉग कई टाइप के हो सकते हैं, लॉग डॉट डी। अब लॉग में हमने क्या यूज किया, पहला टैग जो कि टेस्ट करने के लिए होता है, और दूसरा मैसेज। मैसेज में जो भी रहेगा वही प्रिंट होगा। जो भी मैसेज तुमको चेक करना हो, टेस्ट करना हो, वेरिएबल की वैल्यू, वो सब यहाँ पे हम यूज करेंगे। और टैग में हम सिर्फ वो देंगे जो हमको सर्च करने के लिए यूज करना हो। हमने यहाँ पे लॉग कैट में जैसे पैकेज डॉट माइन के बगल में टेस्ट लिखा हुआ है, इससे हम ये पता चल रहा है कि हम सर्च किस टैग के लिए कर रहे हैं। बाकी लॉग तो बहुत सारा आ रहा है, अब इतने सारे लॉग में हमको कैसे ढूंढेंगे कि हमारा टेस्ट वाला लॉग किधर है। इसलिए हमने टैग का यूज किया, ये टेस्ट। हमारे सारे लॉग यहाँ पे हमको दिखेंगे। और अब लॉग कई टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ गया, लॉग वी। इसका क्या यूज होता है, डिटेल्ड लॉग इंक्लूडिंग बैकग्राउंड प्रोसेस। ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता। जनरली जब हम डीबग कर रहे होते हैं कोई भी चीज तो हम लॉग डॉट डी का यूज करते हैं। इसका क्या होता है रीजन, इससे हमको ये पता चल जाता है, कलर इसका अलग शो होता है एक तो लॉग कैट में। ठीक है, हम डीबगिंग के लिए कोई भी चीजें यूज कर रहे हैं ना, और इसमें ये डी लिख के आ रहा है, इसका मतलब कि हम इसका स्पेसिफिक यूज ही डीबगिंग के लिए है, कि हमको कुछ भी अगर टेस्ट करना हो, डीबग करना हो, वो उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। और लॉग वी का मतलब है कुछ भी नॉर्मल डिटेल हमको प्रिंट करानी हो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम कोई सा भी यूज कर सकते हो। अगर नॉर्मल डिटेल प्रिंट करानी है तो भी डीबग का यूज कर सकते हो। मैं तो हमेशा डीबग का यूज करता हूँ, जरूरी नहीं है कि इन सबको यूज करो। बाकी वार्निंग का यूज कर सकते हो, उसमें रेड आएगा, जो भी तुम्हारा, सॉरी रेड नहीं, उसका कलर अलग दिखेगा। जनरली तो मैं तो डीबग ही यूज करता हूँ, इसके अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया ज्यादा। बाकी ये सबकी डिटेल्ड वो है कि किसका क्या यूज होता है। कोई एरर वगैरह शो करना हो तो ई का यूज कर सकते हो, वार्निंग शो करना हो तो डब्ल्यू का यूज कर सकते हो, कुछ जनरल इन्फो शो करना हो तो आई का यूज कर सकते हो। बट ऐसा कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुमको यही यूज करना है। तुम डी का यूज करके एरर भी शो कर सकते हो, वो तुम्हारे समझने के लिए रहता है कि अगर तुम सारा कुछ डी में करा दोगे तो फिर थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। मल्टीपल चीजें जब है तो तुमको ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो बाकी तुमको छोटे मोटे लॉग टेस्ट करना है तो डीबग का ही यूज करना। और और हाँ, दूसरा एक वो होता है हमारे पास, डीबगर। डीबगर किसने किसने यूज किया है अभी तक, या सुना है डीबगर के बारे में, कोई भी डीएसए अगर किया हो किसी ने, या फिर डीबगर यूज किया है क्या कभी। ओके, डीबगर, चलो मैं ही बता देता हूँ। डीबगर में क्या रहता है कि तुम अपने कोड को एनालाइज कर सकते हो रन टाइम पे स्टॉप करके। जैसे तुम्हारा ऐप है वो एग्जैक्ट मोमेंट में स्टॉप हो जाएगा जहां पे तुमको टेस्ट करना होगा।
अब वहां से वो कोड तभी आगे बढ़ेगा जब तुम डीबगर में जो तुम्हारे ब्रेक पॉइंट है उसमें हम मल्टीपल ब्रेक पॉइंट डिफाइन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो तुमने ब्रेक पॉइंट डिफाइन किए होंगे एग्जैक्ट उसी लाइन में तुम्हारा डीबगर रुक जाएगा, मतलब तुम्हारा ऐप रुक जाएगा, ऐप का जो पूरा फ्लो है ना। अब जैसे हमने कहाँ पे लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हम लगाना चाहते हैं, हमारा ऐप क्या है बार बार क्रैश हो जा रहा है क्योंकि कोई नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा है। हम यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देंगे, और लगाते कैसे, ये जो नंबर आ रहे हैं ना लाइन में, इनमें अगर किसी में भी क्लिक करोगे तो ये रेड डॉट आता है, अगर इसमें क्लिक कर दिया तुमने तो ये ब्रेक पॉइंट लग जाएगा। यहाँ से क्लिक किया तो रिमूव भी हो गया, क्लिक किया दोबारा से तो लग गया। ठीक है। अब ब्रेक पॉइंट का क्या होगा, एक कंपाइलर, कोई आया है क्या अभी, हेमंत। हम्म। अब ब्रेक पॉइंट क्या है, वन, हमारे कोड का एग्जीक्यूशन क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाता है, पहले ये वाली लाइन रन होगी, ठीक है, फिर ये ऐसे करके धीरे धीरे सारे लाइन एग्जीक्यूट होंगे। अब जब कोड यहाँ पे पहुंचेगा इस वाली लाइन पे, तो एग्जैक्ट इसी मूवमेंट में डीबगर क्या है, अपने ब्रेक पॉइंट का यूज करके इसको रोक देगा फ्लो को, तुम्हारा ऐप इसके आगे नहीं बढ़ेगा और क्रैश भी नहीं होगा। चलो देखते हैं क्या यहाँ पे क्रैश होता है यहाँ तक, लेकिन हो सकता है अब अगर इसी एग्जैक्ट लाइन पे हमने लगा दिया तो नहीं होगा, इसके पहले लगाते हैं। यहाँ पे कुछ करा सकते हैं क्या अपन, प्रिंट, दो मिनट। तो एक बार देखते हैं इसी से रन करके, अगर नॉर्मली हम ऐप रन करते हैं तो हमको क्या इसमें क्लिक करना होता है, ये रन रन ऐप पे। लेकिन अगर तुमको डीबगर के थ्रू रन करना है तो यहाँ पे एक ऐसा बग का सिंबल होगा, अब पुराने वर्जन्स में भी यही सिंबल रहता है, बग से रिलेटेड रहता है कुछ, तो अगर इसमें क्लिक करेंगे तो हमारा ऐप क्या डीबग मोड में रन होगा। ये नॉर्मल मोड में रन होता है, इससे क्या होता है डीबग मोड में रन होगा। अब इस पर क्लिक करते हैं और शो करता हूँ मैं एग्जैक्टली होगा क्या। हाँ, ये जो नोटिफिकेशन आया इसका मतलब ये है कि हमने डीबगर डीबग मोड में यूज किया हुआ है और ये स्लो कर देगा तुम्हारे ऐप को और तुमको वेट करना पड़ेगा फ्लो पूरा होने का। ठीक है, ये हमने डीबग मोड में रन किया। अभी यहाँ पे हमारा कोड अटका हुआ है। अब इसमें इस लाइन की जो भी इंफॉर्मेशन है हमको यहाँ पे मिल जाएगी, जैसे कि इसमें हमने नेम वेरिएबल यूज किया है, तो इस एग्जैक्ट लाइन पे नेम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ रही है, नल आ रही है, क्योंकि हमने कहाँ असाइन किया था, यहाँ पे नल असाइन किया था। अगर इन केस अगर हम इसको चेंज करते हैं, आदित्य कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगी इसकी वैल्यू, आदित्य, और ये पूरा रन टाइम पे आपको शो हो रहा है। चलो यहाँ पे अगर एग्जाम्पल के लिए हाँ ये भी कर सकते हैं, एक और चीज, वेल की तो वैल्यू चेंज नहीं कर होती, इसको वेर बनाते हैं और यहाँ पे दे देते हैं, यहाँ पे 4-5 जगह उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। एक जगह नेम की वैल्यू हो जाएगी, तो अगर जैसे हम इसको दोबारा रन करेंगे ना डीबग मोड में, तो हमने यहाँ पे इनिशियली क्या असाइन किया, नल, लेकिन जब इस लाइन पे पहुंचा कोड एग्जीक्यूशन, तो यहाँ पे हमने क्या असाइन कर दिया, अब इसमें LDJAL। तो अब जो करंट हमारी रन टाइम पे वैल्यू होगी वो डिबगर क्या शो करेगा, ये रन हुआ है नहीं, ये अभी देखो ऐप का फ्लो रन रुका हुआ है, और जो काउंटर वगैरह लिख के आता था वो सब कुछ अभी ड्रॉ नहीं हुआ है। इसका रीजन क्या है, हमने ब्रेक पॉइंट लगा दिया, ब्रेक पॉइंट का मतलब इसी लाइन पे कोड का एग्जीक्यूशन रुक गया है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, LDJAL, जो कि हमारी यहाँ पे हमने असाइन की थी वैल्यू। ठीक है, ये था हमारा ब्रेक पॉइंट, इसका यूज। यहाँ पे अगर ब्रेक पॉइंट लगाओगे तो पहले यहाँ पे ऐप रुकेगा, फिर यहाँ पे रुकेगा, ऐसे कर करके 3 जगह पे रुकेगा। अब इसको दोबारा रन करते हैं, तीनों जगह पे रुकेगा, हमको पता चलेगा कि अभी हम किस लाइन पे हैं।
ठीक है, अभी ये जो हमारी सेलेक्टेड लाइन आ रही है, इसका मतलब ये है कि अभी कोड का एग्जीक्यूशन इस लाइन पे रुका हुआ है। हमारे पास यहाँ मल्टीपल ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ये क्या है, रीरन ऐप है, ये दोबारा से अगर रन करना हो ऐप, ये अगर ऐप को स्टॉप करना है तो उसके लिए, ये रिज्यूम करना है अगर प्रोग्राम अपना डीबगर मोड हटा के रिज्यूम कर देना है अगर प्रोग्राम, तो इसको क्लिक करूंगा तो प्रोग्राम क्या है, रिज्यूम हो जाएगा। इसको भी ओपन कर लेता हूँ। ये अभी ब्लैंक स्क्रीन इसलिए दिख रही है क्योंकि ऐप का फ्लो रुका हुआ है। अगर हम रिज्यूम में क्लिक कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट लाइन पे आ गया, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे। फिर से हम रिज्यूम पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे आ गया। अब जितने ब्रेक पॉइंट रहेंगे उतनी बार हमारा ऐप रुकेगा। बाकी हमने तो यहाँ पे तो रिज्यूम कर दिया था, लेकिन नेक्स्ट लाइन में फिर हमको ये मिल गया ब्रेक पॉइंट, तो यहाँ पे भी रुका, फिर हमने रिज्यूम किया, अब इस लाइन पे ब्रेक पॉइंट है। अब हम दोबारा से जब रिज्यूम करेंगे, अब इसके आगे कोई ब्रेक पॉइंट नहीं है, तो ऐप अब नहीं रुकेगा, अब प्रॉपर रन हो जाएगा। ये देखो, ये होता है डीबगर, पूरे ऐप को रोक के रख देता है कुछ मोमेंट के लिए, जहां पे भी तुम्हारे ब्रेक पॉइंट होंगे। ठीक है, ये किसी को कोई डाउट डीबगर में? समझ आया डीबगर का कॉन्सेप्ट? ओके। बहुत अच्छे से आ गया भैया। ओके, अब हम देखेंगे कि इनके क्या मतलब होते हैं, ये जो रिज्यूम के बाद पॉज का है, और स्टेप ओवर, स्टेप इनटू और स्टेप आउट का। ठीक है, चलो देखते हैं इसका मतलब। रीरन करते हैं आपको डीबगर मोड में। ये आ गया हमारा, इस लाइन पे अभी फ्लो है, कंट्रोल हमारा इस लाइन पे। इसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। तो अभी हमारा कंट्रोल इस लाइन पे है, जो कि हमको नेम की वैल्यू क्या दिखा रहा है, नल। इस पॉइंट तक हमारी वैल्यू नल है, अभी चेंज असाइन नहीं हुआ है। जब हम इसको रिज्यूम कर देंगे, जब इस लाइन पे आ जाएगा, तब हमारी नेम की वैल्यू चेंज होकर आधी होगी। ठीक है? तो अब हमको क्या देखना था, स्टेप इनटू, स्टेप ओवर, ये सब देखना था। तो इनका मतलब क्या होता है एक बार देखते हैं। ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या हुआ, पॉज कर दिया एग्जीक्यूशन हमारा स्पेसिफिक लाइन पे। और स्टेप ओवर का मतलब है मूव टू नेक्स्ट लाइन इन द सेम फंक्शन। अब जिस भी फंक्शन में होंगे उसकी नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे अगर हम स्टेप ओवर करते हैं तो। अगर हम ऑन क्रिएट, अभी बाय डिफॉल्ट हम किस फंक्शन के अंदर है, ऑन क्रिएट के अंदर, तो इसके अंदर जिस लाइन पे भी हमारा एग्जीक्यूशन है, हम इसके नेक्स्ट लाइन पे चले जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई भी लाइन होगी, नहीं यार ऐसे कोई भी लाइन नहीं बना सकते, पर फिर भी हमारी नेक्स्ट लाइन क्या है जिसमें कोड है 37, 38 है, उसके बाद 39 है, तो हमारा अब जो भी कोड है उस पे आ जाएगा, जो भी हमारा फ्लो है इस पे आ जाएगा। स्टेप ओवर करते ही हमारा नेम, अच्छा हाँ ठीक है, चलो इस लाइन पे आ गया, 37 के बाद 38 पे आ गया, और एक बार स्टेप ओवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। ये क्यों नहीं हुआ, एक यहाँ पे चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि ये स्किप क्यों हो गई है लाइन। स्टेप ओवर का मतलब यही होता है ना, मूव टू द नेक्स्ट लाइन इन द सेम फंक्शन। तो ब्रेक पॉइंट को क्रॉस क्यों कर गया, ये नहीं समझ में आया। एक बार दोबारा रन करके देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। जनरली ऐसा होता नहीं है यार, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे जाना चाहिए था उसको। स्टेप ओवर किया हमने, हाँ ये आया हमारा नेक्स्ट इस लाइन पे। ओके, नाउ आई गॉट, क्योंकि हमने क्या स्पेस दे दिया था, जो कि रन टाइम पे हमारा, जब हमने रन किया था ना एग्जैक्ट जिस मोमेंट पे, तो हमारा ये लाइन हमारी ऊपर थी, इसलिए यहाँ पे रुका था। ओके, तो नेक्स्ट हमारी लाइन पे आ गया ये 39 पे। अब हम जब स्टेप ओवर करेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट लाइन क्या है, अपर केस वाली लाइन। ठीक है, तो इसका भी काम रिज्यूम की तरह ही दिखा, लेकिन रिज्यूम क्या है, नेक्स्ट ब्रेक पॉइंट पे ले जाता है, या फिर जब तक ब्रेक पॉइंट नहीं होगा तब तक एग्जीक्यूट करता रहेगा वो उस लाइन को। और स्टेप ओवर क्या है, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा, भले ब्रेक पॉइंट हो या ना हो, हमारे फंक्शन के नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। ये हमको एक एक करके जब भी देखना होता है ना, वन बाय वन, तब हम इसका यूज करते हैं। और स्टेप इनटू होता है जब हम किसी भी फंक्शन के और डीपर हमको चेक करना होता है, उसके भी
जैसे हमने अपर केस फंक्शन कॉल किया है ना, अगर हम स्टेप इनटू करेंगे तो अपर केस फंक्शन के अंदर भी चला जाएगा कि उसके अंदर क्या हो रहा है। अगर इस मोमेंट पे हम स्टेप इनटू कर देते हैं, स्टेप ओवर की जगह स्टेप इनटू करते हैं, स्टेप ओवर क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे ले जाएगा। लेकिन अगर हम स्टेप इनटू करते हैं तो हम इस अपर केस फंक्शन के अंदर भी चले आएंगे। देखते हैं क्या जाते हैं या नहीं। नहीं जाते शायद। बट स्टेप इनटू का क्या मतलब होता है कि जब हम डीपर फंक्शन कॉल हमको चेक करना होता है ना, तब हम स्टेप इनटू करते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे, ये इनलाइन फंक्शन था शायद इस वजह से नहीं, लेकिन अगर यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल होता, कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन हमने कॉल किया होता, तो हम उसके अंदर पहुंच जाते हैं, उसके एग्जीक्यूशन के अंदर। जैसे यहाँ पे हमने, जैसे ये सेट एज फंक्शन हमने यहाँ पे कॉल किया, अब इसका जो भी एग्जीक्यूशन का फ्लो होगा हम इसके अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ये इस फंक्शन का जहां पे भी डिक्लेरेशन है, इसको फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या हो रहा है। स्टेप इनटू का मतलब, और स्टेप आउट का मतलब ये है कि जो भी करंट फंक्शन है उससे बाहर आ जाओ और रिटर्न टू कॉलर फंक्शन। ज्यादा कुछ इसका यूज नहीं होता स्टेप इनटू और स्टेप आउट का। जनरली हम यही करते हैं कि हम नेक्स्ट लाइन पे जाते हैं। तो एक और एग्जांपल दिखा देता हूं कि इसका यूज क्या होता है, इससे हम समझ पाए कि हमारा एरर किस लाइन पे आ रहा है। इसी इसी सिनेरियो में हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। जैसे हमारा ये काउंटर टेक्स्ट था, ठीक है, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे तो काउंटर 1 हो रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 0 कर दी। पहले यहाँ पे हमने प्रॉपरली अपडेट कराया, यहाँ पे हमने लॉग कैट प्रिंट किया था, जो कि अभी जरूरत नहीं है लॉग प्रिंट करने की। और हम यहाँ पे चेक करेंगे कि जब भी हम इंक्रीज पे क्लिक कर रहे हैं हमारी वैल्यू 0 क्यों हो जा रही है, हमको ये देखना है। चलो एक बार रन करके देख लेते हैं क्या इशू आ रहा है। अभी हमारे ऐप में ये इशू आ रहा है कि जब भी हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ने की जगह हमारी वैल्यू रीसेट हो जा रही है 0। ऐसा क्यों हो रहा है ये देखना है हमें। पहले स्टॉप करो फिर रन करते हैं। डिक्रीज कर रहे हैं, प्रॉपर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब इंक्रीज कर रहे हैं तो रीसेट हो जा रही है वैल्यू। ये डिक्रीज किया तो प्रॉपर डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज किया तो रीसेट हो जा रही है। अब हमको चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल ब्रेक पॉइंट लगा देंगे जहां जहां पे भी हमें लग रहा है कि दिक्कत हो सकती है। हमको इंक्रीज में दिक्कत लग रही है तो हम इसके अंदर जितनी भी लाइंस हैं सब में हम ब्रेक लगा देंगे, ब्रेक पॉइंट। इससे क्या होगा कि हम चेक कर सकते हैं कि किस पोजीशन पे क्या वैल्यू आ रही है एग्जैक्ट। और ये क्या हो गया, ये क्लिक का फंक्शन है। जब भी हम क्लिक कर रहे हैं इसके अंदर कंट्रोल आ जाता है। ये कॉल बैक मेथड है। कॉल बैक मेथड मैंने उस दिन भी बताया था कि कॉल बैक मेथड वो होता है जो भी किसी भी इवेंट का रिएक्शन हमको कंट्रोल करने का वो मिल जाता है फीचर हमको। जैसे कि अगर कोई भी क्लिक हो रहा है तो हमको अगर उसको हैंडल करना हो तो हमको एक क्लिक लिसनर मिला हुआ है जो कि लिसन करेगा कि कितने क्लिक हुए और उसका क्या हम कोड परफॉर्म कराना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या है, प्लस किया। अब ये लाइन हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये गलती से हो गई हमसे वैल्यू रीसेट। कभी कभी ऐसा होता है कोड में हम कुछ लाइन भूल जाते हैं हटाना, तो उसकी वजह से कोड में दिक्कत आ जाती है। तो एक सिनेरियो समझ लो कि यहाँ पे हमने गलती से ये लाइन लिखी हुई थी जिसकी वजह से वैल्यू रीसेट हो रही है। अब हमको देखना है, हम डीबगर में इसको रन करेंगे, डीबग मोड में। हम इसको रन करते हैं ऐप को डीबग मोड में। ये नोटिफिकेशन आता ही है। पहला ब्रेक पॉइंट ये था तो यहाँ पे रुक गई। हमको यहाँ पे रोकना नहीं है, हम रिज्यूम करेंगे। हम चाहते हैं आगे जाना चाहते हैं, फिर एक ब्रेक पॉइंट है, फिर हम रिज्यूम करेंगे। रिज्यूम हमको आना है सबसे पहले यहाँ, जब तक हम यहाँ नहीं आ जाते। हाँ, अब ये जो 3 लाइन है इस पे कंट्रोल इसलिए नहीं आया क्योंकि इनमें तभी आएगा जब कोई क्लिक करेगा। तो अभी हमने इंक्रीज पे तो क्लिक किया नहीं, तो इसके अंदर तो कोड आएगा नहीं, मतलब कंट्रोल। ये हमने जैसे ही क्लिक पे किया, ये यहाँ पे ब्लू हो गई लाइन। अब मतलब हमारा कंट्रोल कहाँ है, इस लाइन पे आया है। तो ठीक है, 0 था हमारी डिफॉल्ट वैल्यू, और इस मोमेंट पे हमारी डिफॉल्ट वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पे वैल्यू शो हो रही है क्या, चलो नहीं हो रही है। अगर हम इस पे होवर करते हैं तो हमको करंट वैल्यू लिख के आ रही 0, ठीक है। होवर करने से हमको पता चल जाता है इस मोमेंट पे हमारे काउंटर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, 0 है। चलो ठीक है, हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं, स्टेप ओवर।
अब यहाँ पे हमारी काउंटर वेरिएबल की वैल्यू कितनी है 1, जो कि यहाँ पे तो परफेक्ट आ रही है, लेकिन अब 0 कब हो रही है हमको ये देखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब हम यहाँ चेक करेंगे कि जो भी टेक्स्ट में वैल्यू सेट हो रही है वो क्या हो रही है, यहाँ पे 0। अब इसका रीजन क्या था, क्योंकि इस लाइन पे हमने इस फंक्शन में ये लाइन गलती से रख दी थी, जिसकी वजह से वैल्यू रीसेट हो जा रही थी। अब हम इसको हटा देंगे, और वो पता कैसे लगाया हमने, डीबगर का यूज करके, क्योंकि यहाँ तक तो वैल्यू हमारी सही आ रही थी, बीच में यहीं पे कुछ गड़बड़ी हुई है। अब हमें पता चल गया है कि यहाँ पे दिक्कत है, तो इसको हम हटा देंगे। और ये अब नेक्स्ट टाइम जब हम रन करेंगे ऐप को नॉर्मल मोड में, तो प्रॉपर चलेगा। ये अभी काउंटर प्रॉपर अपडेट हो रहा है। ठीक है, तो ये था लॉग ब्रेक, अपना डीबगर हो गया, लॉग हो गया, और सारे क्रैशेस हमने देख लिए हैं, और एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, और भी इलीगल आर्ग्यूमेंट का एक एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल बचा हुआ है लास्ट। फॉर एग्जांपल कभी कभी कुछ ऐसे सिनेरियो आते हैं जिनमें वेरिएबल में जो वैल्यू रिक्वायर होती है हम वो नहीं डालते, कुछ और ही वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो वहां पे क्या हो जाता है, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। फॉर एग्जांपल ये तुमको कंपाइल टाइम पे तो दिखेगा नहीं, नेम में अगर तुम 5 डालने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले तुमको कंपाइल टाइम पे ही एरर मिल जाएगा। ठीक है, कि भाई नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसके अंदर तुम इंटीजर स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो एपीआई से कुछ तुम डेटा मंगा रहे हो और तुमने उसको स्टोर करा है किसी वेरिएबल के अंदर, बट स्टोर तुमको कराना था इंटीजर, और उधर से रेस्पॉन्स जो आया वो आया स्ट्रिंग, तो हमको तब इस तरह के एक्सेप्शन या एरर देखने को मिल सकते हैं। चलो अभी रन करते हैं इस नंबर को। हम क्या कर रहे हैं, एक सेट एज हमने फंक्शन बनाया है जो एक्सेप्ट करता है किसी इंटीजर को। अब एज तो नेगेटिव हो नहीं सकती, इसलिए हमने यहाँ पे रिक्वायर कीवर्ड का यूज किया था। रिक्वायर कीवर्ड का मतलब क्या होता है, हम इसमें एक कंडीशन देते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तभी इस वेरिएबल में ये वैल्यू सेट होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, रिक्वायर का ये एक इनलाइन फंक्शन है जो कि रिटर्न कर देता है एक इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। अगर उसमें वैल्यू प्रॉपर नहीं हुई जो रिक्वायर्ड है, तो वो एक्सेप्शन थ्रो कर देगा खुद से, वो ये बता देगा कि भाई वैल्यू गलत है। ठीक है, इलीगल है आर्ग्यूमेंट। तो एक बार रन करके देखते हैं। हमने यहाँ पे -1 दिया है, या फिर -10 दे देते हैं, -10 एज हो नहीं सकती। हम रन करेंगे, हमको क्रैश मिल जाएगा पहले ही। पहले हम इसको हटा लेते हैं, और ये अपना हम टेस्ट का टैग हटाएंगे जिससे हमको पूरे एरर दिखें। अब ये फिर हमने लॉग कैट देखा। अब इस पूरी लाइन में हमको सबसे पहले कौन सी लाइन चेक करनी होती है, सलोनी बताओ। सलोनी, इन लाइंस में हमको कौन सी लाइन चेक करनी होगी जिससे हमें पता लगेगा कि एरर कहाँ पे है। सलोनी, आवाज आ रही? कोई कोई भी? नो आइडिया? ऐसे कैसे बोल सकती है यार, नो आइडिया? अभी तो बताया था। देखो, अब ये पॉसिबल। इतनी सारी लाइंस हैं, ठीक है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ कॉज्ड बाय, ये हमारे पूरा एरर दिया हुआ है। अब हमको ढूंढना है कि हमारे एरर का क्या रीजन है, तो ये वाली लाइन में आ जाएंगे हम। लॉग कैट के अंदर हमने कौन सी लाइन चेक की, कॉज्ड बाय, कि क्या रीजन था हमारे एरर का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये एक एक्सेप्शन आया, इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये बाय डिफॉल्ट हमने खुद से एक एरर शो करवाया, क्योंकि हमको चेक करना था। तुम इस पे मत जाओ कि एग्जाम्पल क्या यूज कर रहा हूँ, बस ये देखो कि ऐसे सिनेरियोज तुम्हारे साथ हो सकते हैं, तो उनको सॉल्व कैसे करना है। अब हमको कौन सी लाइन पे एरर आ रहा है हमको देखना है, तो वो भी दिया हुआ है बॉटम नैब एक्टिविटी के 80 नंबर लाइन पे। हम इसमें क्लिक कर देंगे तो उसी लाइन पे पहुंच जाएंगे। ये आ गई होगी वो लाइन, ये 80 लाइन पे
ये एक्सेप्शन आया। और उसका अब जैसे एक 57 भी हो, अगर तुम्हारा एरर वहां पे नहीं लगे कि यहाँ पे कोई एरर हो सकता है, तो एक ये दूसरी लाइन थी जहाँ पे हमने सेट करा है इस फंक्शन को, जहाँ पे कॉल किया। एरर तो यहाँ पे थ्रो हुआ है, लेकिन फंक्शन कॉल तो हमने यहाँ पे किया था, तो वैल्यू हमारी कहाँ गलत जा रही है, जब हम सेट कर रहे हैं एज। तो 57 नंबर लाइन को अगर हम फिक्स कर लेते हैं तो ये एरर हट जाएगा। ठीक है, तो लॉगकैट से एरर ढूंढना किसको किसको आ गया अब, कौन कौन ढूंढ सकता है कि क्या रीजन है। अगर इस तरह 20-25 लाइन का एरर दिख रहा है तो ढूंढ लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को। सिंपल कॉज्ड बाय वाली लाइन चेक करना है। और हो सकता है कुछ अलग सिनेरियोज में, जैसे ग्रेडल एरर आ रहा है तो उसमें कुछ अलग हो सकता है। तो तुमको क्या करना है, अपने काम की जो लाइन लगे ना उनको ऐसे उठाना है और कॉपी पेस्ट कर देना है गूगल में, और लास्ट में लिख देना है स्टैक ओवरफ्लो। ज्यादा कुछ नहीं, इतना किया हमने, ये कॉपी पेस्ट किया। इतनी पूरी लाइन वो भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम कॉस्ट बाय वाली लाइन भी कर सकते थे। एंड्रॉइड कॉटलिन इसलिए लिखा मैंने, अब यहाँ पे क्या बहुत लंबा हमने वो कर दिया कॉपी पेस्ट, इसलिए ये दिक्कत होगी। इसलिए हम अपनी सिर्फ कॉस्ट बाय वाली लाइन लेंगे, ये इसको हमने कॉपी किया, या फिर सिंपल इतनी लाइन लेते हैं, चलो 4 लाइन, 4-5 लाइन जो भी। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, अब देखते हैं कि क्या कोई इसका हमको सॉल्यूशन मिलता है या नहीं। कभी कभी आंसर भी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, तो हमको 2-3 आंसर चेक करने होते हैं, 2-3 क्वेश्चंस में जाके कि कौन सा आंसर हमको सूट कर रहा है। और इनमें भी यही चीज है, कॉन्टेक्स्ट अलग है, सिनेरियो अलग है। इसमें क्या हो रहा होगा कि ये कुछ वेरिएबल एक्सपेक्टेड होगा, और इसमें पास कुछ और हो रही होगी वैल्यू, इसलिए एरर आ रहा है इनको। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करना है तुमको एरर। और अगर और अच्छे से एरर सॉल्व करना चाहते हो, स्टैक ओवरफ्लो का नहीं यूज करना चाहते हो, तुमको सिंपल ये करना है, इस एरर को कॉपी पेस्ट किया और तुमने क्या कर दिया, तुमने ये पूरी एक्टिविटी का पेज कोड कॉपी किया, और तुमको सिंपल चैट में आना है। न्यू चैट ओपन करते हैं, ठीक है। हे जीपीटी गॉट दिस एरर, क्या एरर मिला था हमें, ये गॉट दिस एरर इन दिस बिलो एक्टिविटी, फिक्स दिस, या फिर कुछ भी तुम खुद से भी लिख सकते हो। इस तरह से हम यूज कर लिए चैट जीपीटी का, ये हमने पूरी एक्टिविटी का ही कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। ये हमने पूरी एक्टिविटी का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। चैट जीपीटी को हमने क्या बोला कि मेरे को ये एरर मिला, कौन सी स्क्रीन में, उसको भी हमने दे दिया। तो इससे क्या है कि हमने सिर्फ ये नहीं बताया कि हमको एरर मिला, नहीं तो वो पागल हो जाएगा, भाई कहाँ एरर मिला, कोई जगह भी तो होनी चाहिए ना। तो हमने उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट बताया कि हम इस एक्टिविटी में ये चीज इंप्लीमेंट कर रहे थे, तो हमको ऐसा एरर आया। अब वो फिक्स करके देगा कि किस लाइन पे एरर है। दिस एरर इज कॉज्ड बाय कॉलिंग सेट एज 10 विच इज फाइन इन दिस केस। अच्छा हाँ, अभी क्या हमने गलती कर दी थी, हम चेंज यहाँ पे माइनस करना था हमको। तो अगर मान लो तुमने माइनस यूज किया होता, चलो हम दोबारा से कॉपी पेस्ट करके इसको करते हैं सेम। यहाँ पे मैंने फिक्स करके पूछ लिया उससे कि क्या दिक्कत है, तो वो बता ही नहीं पा रहा कि क्या दिक्कत है। विदाउट फिक्स किए हुए हम एक बार उससे आंसर लेने की कोशिश करते हैं। सेट एज को कहाँ पे कॉल करा है, हाँ यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। अब ये बता रहा है कि यू आर गेटिंग इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन बिकॉज यू आर कॉलिंग सेट एज -10 which violates the condition required to fix this ensure set age is always positive। इसने बता दिया कि हमने यहाँ पे नेगेटिव पास किया है, जो कि इसकी कंडीशन को वायलेट कर रहा है। मतलब एज शुड बी ग्रेटर देन 0, जो कि है नहीं। अगर ये रिक्वायर फंक्शन का क्या काम है, अगर उसकी कंडीशन पूरी नहीं होगी तो वो
इस एक्सेप्शन को थ्रो कर देगा। इस एक्सेप्शन का नाम क्या है? इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। और ये तुम यूज कर सकते हो रिक्वायर का, जब तुमको मान लो कि कभी तुम ऐप बना रहे हो कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल तुम क्रिकेट के लिए कुछ ऐप बना रहे हो और एक ओवर में क्या 6 से ज्यादा बॉल हो सकती, नहीं हो सकती ना, तो तुम वहां पे एक वो सेट कर दोगे कि बॉल का नंबर कि 6 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वहां पे तुमने रिक्वायर का यूज कर लिया, अगर जैसे ही हुआ तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन खुद ही आ जाएगा। इसलिए ऐसे सिनेरियोज में तुम रिक्वायर का यूज कर सकते हो वैलिडेशन के लिए तुम्हारे वेरिएबल के। मैनुअली भी कर सकते हो और रिक्वायर का भी यूज कर सकते हो, तो ये बाय डिफॉल्ट यही चीज कर देगा। ठीक है, तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो अगर कोई दिक्कत हो तो, बट कॉन्टेक्स्ट जरूर दे दिया करो कि क्या तुम बनाना चाह रहे हो, क्या दिक्कत आ रही है। जैसे किसी भी ह्यूमन को एक्सप्लेन करोगे ना कि मैं ये इम्प्लीमेंट कर रहा था लेकिन मेरे को इस स्क्रीन पे ये एरर आ गया, वैसा ही तुमको एक्सप्लेन करना है चैट जीपीटी को। ओके, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या डीबगिंग से रिलेटेड, लॉग या इन सब से रिलेटेड? सलोनी, सलोनी विवेकानंद। और कोई भी एरर आया तो डरना नहीं, इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना चैट जीपीटी से ट्राई करना। जब तक यार अगर ढंग से एरर सॉल्व करना नहीं सीखोगे ना तो अच्छे डेवलपर नहीं बनोगे। यही कोशिश किया करो कि कोई भी दिक्कत आ रही है ना तो ऐसा माइंडसेट रखो कि तुम सॉल्व कर सकते हो, तुमको ज्यादा किसी की जरूरत नहीं। पहले कोशिश करो कि आधे एक घंटे तुम खुद से दो, जब नहीं हो रहा है उसके बाद भी तो फिर ट्राई करो किसी की हेल्प मांगने का। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर लिया कि तुमने छोटे से एरर में 3 दिन वेस्ट कर लिया, ऐसा नहीं करना। लेकिन खुद से ट्राई करोगे ना, अगर तुम किसी भी इंटर्नशिप भी अगर तुमको मिल रही है तो वहां तुमको कोई एक एक चीज कोड करके देगा नहीं, या फिर कोई भी एरर आया तुम्हारा खुद से वो सॉल्व नहीं करवाने आएंगे। चाहे कोई भी कंपनी हो, वो तुमको सिर्फ टास्क देंगे और तुमको पूरा करना रहेगा शाम को। इसलिए डीबगिंग बहुत जरूरी है, ये सारी चीजें सीखना कैसे तुमको सॉल्व करना है कोई भी दिक्कत आ रही है तो। ठीक है सलोनी, तुम रिसाइकलर भी वाला असाइनमेंट जरूर कंप्लीट कर देना, कोई भी दिक्कत आए तो बता देना एक बार। तुम खुद से प्रैक्टिस करोगी तो जरूर हो जाए, वो इतना टफ टॉपिक नहीं है। अब तो मैं कह सकता हूँ एक ट्यूटोरियल देखोगी तो हो जाएगा कंप्लीट। और बाकी जिन्होंने नेविगेशन वाला नहीं किया वो सब नेविगेशन वाला कंप्लीट कर लेना। बहुत छोटे छोटे टास्क हैं यार, चैट जीपीटी यूज करो, कुछ भी यूज करो, लेकिन कर दो किसी भी तरह से, बट तुमको पता होना चाहिए तुमने कैसे इम्प्लीमेंट किया। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्लास कब रख लेनी चाहिए सचिन? चैट पे बता देंगे, अभी आई थी अभी नेक्स्ट क्लास? टॉपिक्स हम लोगों के, अच्छा अच्छा, डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट में वैसे क्या है? डिबगिंग के बाद क्या था?